हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हमें यूपी रेवेन्यू कोड पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है क्लासेस ऑफ टेन्योर्स के संबंध में पढ़ना है। इसमें जो सेक्शन हमें कवर करना है वो सेक्शन है 74 से लेकर 76, 78 और 147। इन सब सेक्शंस को आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि यूपी जो रेवेन्यू कोड है ये कहां कहां आता है। ये देखिए, यूपी एचजीएस में पूछा जाता है, यूपी जुडिशरी में पूछा जाता है, यूपी एचजीएस में प्री और मेंस दोनों जगह ये पूछा जाता है, जबकि यूपी जुडिशरी में सिर्फ मेंस में पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है ये यूपी जुडिशरी और यूपी एचजीएस दोनों ही लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, यदि आपको यूपी जुडिशरी, यूपी एचजीएस या किसी भी अन्य स्टेट जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या पढ़ना है हमें आज पढ़ना है यूपी रेवेन्यू कोड में चैप्टर 9 पढ़ना है, जो ये बात करता है खाता के विषय में, जिसे हम कहते हैं टेन्योर्स। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है सेक्शन 74 से लेकर 146 तक इसमें प्रावधान किया गया है। क्लियर? अब सबसे पहले आप समझिए ये खाता क्या होता है या टेन्योर्स क्या होता है जिसे हमें पढ़ना है। खाता का मतलब यह होता है कि खाता एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो भूमिधर हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। कौन भूमिधर किस हैसियत से उस भूमि को धारण कर रहा है, इसी के संबंध में ये पूरा चैप्टर आपकी कहानी बताता है कि कौन सा भूमिधर है, वो किस हैसियत से भूमि धारण कर रहा है और उसको क्या क्या राइट्स प्रदान किए गए हैं। क्या वो ट्रांसफर कर सकता है, क्या वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है, इन सभी चीजों के विषय में ये चैप्टर आपका प्रावधान करता है। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सेक्शन 74 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कहता है खातेदारी का वर्ग। यहां खातेदारों को वर्ग में बांटा गया है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, खातेदारी के वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, असामी, सरकारी पट्टेदार। ये 4 प्रकार की आपकी खातेदारी हैं। पहले क्या हुआ करते थे, इससे ज्यादा आपके खातेदार हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, ये 4 ही तरह के खातेदार इस समय अस्तित्व में है। ठीक है, हम लोग एक एक करके इन सब खातेदारों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर ये कहां बताया गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 74 है, इस 74 में ही ये 4 प्रकार के हैं आपके खातेदार, 1 2 3 4। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 74 में ही ये चारों लोगों के बारे में बताया गया है कि ये 4 प्रकार के लोग हैं, उनका नाम बता दिया गया। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि इनका जिक्र किस किस सेक्शन में किया गया है। सबसे पहले आप ये समझिए, प्री के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर की बात करें तो इसको सेक्शन 75 में बताया गया। असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर की बात करें तो उसको 76 में बताया गया। असामी का प्रावधान सेक्शन 78 में किया गया। वहीं सरकारी पट्टेदार को सेक्शन 147 में बताया गया। क्लियर? सेक्शन याद रखिएगा, सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए असामी का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है, तो वो सेक्शन आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? अब हम एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसमें अंतर भी बताता चलूं कि आखिर इनमें अंतर क्या है। ठीक है, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर क्या होता है, इसमें आप ये जानिए, इसमें 3 तरह के राइट दिए गए होते हैं। कौन कौन से राइट हैं? तो ये भूमिधर है, जो भूमि का मालिक है उसको कितने राइट हैं? 3 राइट दिए गए हैं। जो भूमिधर के अधिकार हैं कितने? 3 हैं। स्थायी होता है अधिकार, अंतरणीय होता है और वंशानुगामी होता है। ये क्या चीजें हैं? भूमिधर के अधिकार में पहली चीज स्थायी, उनका स्थायित्व होता है। यदि वो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं तो वो संक्रमणीय अधिकार वाले ही भूमिधर रहेंगे। ठीक है, तो वो स्थायित्व है, ऐसा नहीं कल को चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है। अंतरणीय, इनको ट्रांसफर करने का राइट दिया गया है। वो अपनी भूमि को जैसे चाहे वैसे अपने भूमि को ट्रांसफर कर सकते हैं।
चाहे विक्रय के माध्यम से, दान के माध्यम से, पट्टा कर दे भूमि का, मतलब जो भी चाहे अपने भूमि का ये कर सकते हैं, ये स्वतंत्र है। ठीक है, ये सबसे बड़ा राइट है, ये ध्यान रखिएगा। वंशानुगामी है, वंशानुगामी मतलब पिता के पास वो भूमि है तो पुत्र के पास जाएगी, फिर उनके पुत्र के पास जाएगी, तो ऐसे ऐसे करके ये भूमियां अपने आप वो जाती रहती हैं। तो ये क्या हो गया, ये वंशानुगामी होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये चारों खातेदारों में से जो सबसे अच्छा जो अधिकार प्राप्त करता है, जो ये सबसे अच्छा जो खातेदार माना जाता है, वो किसको माना जाता है, तो आप बताएंगे संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को सबसे अच्छा खातेदार या सबसे अच्छा भूमिधर माना जाता है। क्लियर बात? तो आई थिंक आप ये चीज समझ चुके होंगे कि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का मतलब क्या है, उनके पास राइट्स क्या है, आप ये चीज समझ चुके होंगे। क्लियर? अब हम आते हैं असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के पास। इनके पास क्या अधिकार है, इनमें ये समझिए इनके पास भी 3 अधिकार है, लेकिन यहां पर अंतर है, इनसे अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। यहां भी स्थायित्व है, ठीक है, यहां भी स्थायी है, दोनों में स्थायी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वंशानुगामी है, ध्यान रखिएगा, यहां भी वंशानुगामी है, कोई अंतर नहीं है, दोनों में सही है। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है और जो असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर को संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर से अलग करता है, भिन्न करता है, वो कौन सा अधिकार है, वो अंतरणे वाला अधिकार है। ये अपने भूमि को अंतरित नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जबकि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमि क्या था, वो अपने भूमि को ट्रांसफर कर सकते थे, अंतरित कर सकते थे, जबकि यहां क्या है, यहां अंतरण करने का उन्हें राइट नहीं दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये स्थायी तो होते हैं, वंशानुगामी तो होते हैं, लेकिन अंतरण करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया है। यदि वो अपने भूमि का ट्रांसफर किसी अन्य व्यक्ति को कर भी देते हैं तो वह भूमि कहां चली जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास वो भूमि चली जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका मेंस का भी क्वेश्चन यहां से बनता है और प्री का भी बनेगा, तो अलर्ट होके आप अच्छे से इन सब चीजों को समझते रहिए। तो अब संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर क्या होता है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर क्या होता है, हमने आपको बता दिया। दोनों में अंतर क्या है भैया, स्थायी और वंशानुगत दोनों में होता है, चाहे वो संक्रमणीय हो चाहे वो असंक्रमणीय हो। अंतर क्या है, ट्रांसफर का अंतर है। संक्रमणीय वाला ट्रांसफर कर सकता है अपने भूमि को, जबकि असंक्रमणीय वाला ये भूमि को ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्लियर बात? आगे चलते हैं। आसामी, जिसका जिक्र सेक्शन 78 में किया गया है। आसामी क्या होता है, आसामी का मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए किराएदार, यहां पे इनका कोई हक नहीं होता, ये स्थायी नहीं होते। देखिए क्या क्या चीजें कही, ये अस्थायी होते हैं, अंतरणी नहीं कर सकते भूमि का, वंशानुगामी होते हैं। तो इस तरह ये वंशानुगामी जो है ये तीनों में है, चाहे हम इनकी बात कर लें, चाहे हम इनकी बात कर लें, चाहे हम इनकी बात कर लें, तीनों में वंशानुगामी होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आसामी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आसामी होता क्या है। जैसे आप ये समझिए, आपकी कोई भूमि है और आप उस भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, जैसे आपका मान लीजिए बिजनेस है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप भूमि पर खेती कर पाए या आप करना नहीं चाहते हैं, तो उस दशा में क्या करते हैं, आप उस भूमि पर खेती करने के लिए किसी को नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका भूमि है, यहां ए नाम के व्यक्ति को आपने इस भूमि पर खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, फसल उगाने के लिए नियुक्त कर दिया कि भैया ये हमारी खेती है, तुम ये काम इस पे करते रहो। तो वह व्यक्ति क्या होगा, वह व्यक्ति आसामी माना जाएगा, या इसी व्यक्ति को दे दिया आपने, वह भूमि पट्टे पर दे दी कि भाई आप मेरी भूमि को देखते रहो। ये जो व्यक्ति है, जो ए नाम का व्यक्ति है, वो कौन होगा, वही आसामी माना जाएगा। आपके पास टाइम नहीं है, आपने इनको नियुक्त किया कि भैया हमारे भूमि को ये आप देखते रहिए, सिंचाई करते रहिए या फसल उगाते रहिए, आपने पट्टे पे दे दिया। किसको दिया आपने, ए को दिया, तो ए ये काम कर रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, ए को ही क्या माना जाएगा, आसामी माना जाएगा। क्लियर? अब ध्यान रखिए, अब ये जो भूमिधर है इसके पास क्या अधिकार है, ये अस्थायी होता है। अब अस्थायी का मतलब क्या है,
ये भैया जिनको आपने नियुक्त किया ऐसा तो नहीं है कि ये स्थायी है भाई, इनकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, बी नाम के व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई ए नाम के व्यक्ति को आपने नियुक्त किया कि हमारे भूमि को आप देखते रहिए, खेती उती इसमें कर दिए या इनको पट्टा दे दिया, तो ऐसा नहीं कि आजन्म पूरा ए ही रहेंगे, आप इनको हटा भी सकते हैं, आप बी को नियुक्त कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। तो ये क्या है, ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है। क्लियर बात है। जबकि यहां क्या था, यहां दोनों में ये लोग स्थायी हैं, चाहे संक्रमणी चाहे असंक्रमणी, दोनों लोग स्थायी हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब अंतरणी नहीं है भैया, जो ए आए हैं ये इनकी भूमि थोड़ी ना है कि वो ट्रांसफर कर देंगे, आपकी भूमि थी, आपने नियुक्त किया है ए को ये काम करने के लिए, भूमि पर सिंचाई हुआ है, फसल उगाना हुआ है या पट्टे पे दिया है आपने, तो किसने किया है, आपने किया है, तो ये आपकी भूमि है ना कि इनकी है, तो इनके पास तो अधिकार है ही नहीं कि ये ट्रांसफर कर दें इसका। तो आप बात समझ चुके होंगे, ये अस्थायी है, अंतरण करने का अधिकार नहीं है, अंतरण या ट्रांसफर करने का इनके पास राइट नहीं होता, और ये वंशानुगामी होती है। ठीक है, ये इतनी चीजें आसानी के संबंध में है। अब सरकारी पट्टेदार कौन होता है, इसका जिक्र किया गया है सेक्शन 147 में किया गया है, इसका एक अलग चैप्टर है। जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि सरकारी पट्टेदार कौन होता है। थोड़ी सी चीज आप समझ लीजिए कि सरकारी पट्टेदार कौन होता है। यहां भी यह कहा गया, जब गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा अपनी भूमि किसी व्यक्ति को दी जाती है पट्टे पर, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, सरकारी पट्टेदार कहलाता है। क्लियर बात, बस इतनी सी चीज यहां पर आप समझ रहिए। अब यहां पर अंतर समझिए, आसामी में भी पट्टे पे दी जा सकती है और सरकारी पट्टेदार में भी दी जा रही है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि यहां पर क्या है, यहां गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है किसी व्यक्ति को पट्टे पर, तो वो सरकारी पट्टेदार कहलाता है। जबकि यहां पे क्या है, यहां पे एक प्राइवेट व्यक्ति अपने भूमि को पट्टे पर देता है। ध्यान रखिएगा, ये अंतर है आपका इन दोनों में। क्लियर है बात। तो इस तरह हमने ये चार जो खातेदार हमारे हैं उनके विषय में हमने पढ़ा, जो है संक्रमणीय अधिकार, असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिदार, आसामी है और सरकारी पट्टेदार। ये चारों लोगों का नाम आपको याद होना चाहिए, चारों लोग किस सेक्शन में हैं ये याद होना चाहिए आपको, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे थोड़ी सी और चर्चा इसमें कर लेते हैं। क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब आप 75 पढ़ेंगे तो 75 किसके विषय में बात करता है, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के विषय में बात करता है। अब संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर में ही आप पढ़ेंगे 76 का क्लॉज 2, सेक्शन 76 का क्लॉज 2 और सेक्शन 76 का क्लॉज 3, ये भी क्या बात करता है, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के विषय में ही बात करता है। ये देखिए, जब आप मेंस लिखेंगे तो इनका जिक्र करना होगा, जब संक्रमणीय अधिकार वाला आप लिखेंगे तो वहां पर इसका जिक्र जरूर करिएगा। 76 के क्लॉज 2 और क्लॉज 3 का जिक्र आप जरूर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, अच्छा 4 का भी जिक्र करेंगे। 76 के क्लॉज 4 आप लिख सकते हैं, यहां पे 76 का क्लॉज 4 आप यहां ऐसे लिख सकते हैं। 4 को मैं आगे बताऊंगा, यहां पे छूट गया था, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले 2 समझते हैं। 76 का 2 क्या कहता है, ये कह रहा है, देखिए यहां पे हमने लिखा, ये कह रहे हैं असंक्राम अधिकार वाला भूमिधर 5 वर्ष के अवसान पर संक्राम अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। क्या मतलब इसका कहने का, इनका मतलब ये कहने का कि भाई जो हमारा रेवेन्यू कोड है उससे पहले क्या था कि कोई व्यक्ति असंक्राम अधिकार वाला भूमिधर था। अब जब वो था तो वो 5 साल या 5 साल से ज्यादा व्यतीत हो गए, तो उसके बाद अब रेवेन्यू कोड चूंकि लागू हो चुका है, तो अब उसके बाद वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो संक्राम अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति था, ये क्या था, ये पहले क्या था, असंक्राम अधिकार वाला भूमिधर था, ये वाला था। अब इसको 5 साल या उससे ज्यादा हो गया असंक्राम अधिकार वाला भूमिधर रहते हुए, तो अब लागू होने के बाद, रेवेन्यू कोड के लागू होने के बाद अब ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, अब ये यहां से यहां हो जाएगा, संक्राम अधिकार वाला भूमिधर माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे कितने ईयर के अवसान के बाद, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 वर्ष के अवसान के बाद, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं पर 76 का क्लॉज 3 ये कहता है कि भाई 10 वर्ष का अवसान हो जाता है, तब ये क्या हो जाता है, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए।
रखिएगा। ठीक है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में ये आसान वाली चीज याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे आपको लगेगा कि भाई यहां तो 10 नहीं 5 वर्ष है, मैंने गलत बता दिया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अभी बेयर एक्ट आप खोलिए और वहां सही कर लीजिए। जिसके भी बेयर एक्ट में अगर वो हिंदी का वो पढ़ रहे हैं आप, तो वहां पे 5 वर्ष लिखा होगा। आप इंग्लिश जब देखेंगे, 76 के क्रॉस 3 की बात मैं कर रहा हूं, वहां इंग्लिश जब आप देखेंगे तो वहां 10 ईयर्स लिखा है। ये ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाला देखिएगा, क्योंकि जब भी देखिए हिंदी और इंग्लिश में कंट्रोवर्सी होती है तो उसमें किसको माना जाता है, इंग्लिश को माना जाता है। तो यहां पे आप देखिएगा इंग्लिश में 10 ईयर्स लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वहां हिंदी में आप कर लीजिएगा 10 ईयर्स। क्लियर। अब हम देखिए 76 का 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 को हम पढ़ लेते हैं। 4 हम आगे पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं पीछे आता हूं। 76 का 4 क्या कह रहा है, यहां पे ये कह रहे हैं असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर बनने पर यदि वह अपनी जोत को विक्रय द्वारा अंतरण करता है तो निम्न भूमि को पट्टे पर पाने के लिए अयोग्य हो जाएगा। क्या मतलब है, देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति है, ये क्या था, ये असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था। ठीक है, अब क्या हो गया, अब बाद में ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। ये संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है। ठीक है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था, बाद में संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है और वो भूमि क्या करता है, विक्रय कर देता है। ठीक है, वही कहा गया असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, ये था संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर बनने पर ये संक्रमणीय अधिकार बन गया यहां से यहां, यदि वह अपनी जोत को विक्रय द्वारा अंतरण कर देता है। अब बनने के बाद कहा जा रहा है, असंक्रमणी था, असंक्रमणी से संक्रमणी हो गया, संक्रमणी बनने के बाद अपनी भूमि को विक्रय कर दे रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, विक्रय द्वारा अंतरण करता है तो निम्न भूमि को पट्टे पर पाने के लिए वो अयोग्य हो जाएगा। जब वो अपनी भूमि को, जब संक्रमणी बन जा रहा है, अपनी भूमि को अंतरण कर दे रहा है, तो किन भूमियों पर वो पट्टा नहीं पा सकता, अयोग्य हो जाएगा। तो वो निम्न भूमियां ये हैं, ये 3 प्रकार की भूमियां हैं, इन पर वो पट्टा नहीं प्राप्त कर सकता। कौन कौन सी, ग्राम पंचायत की भूमि है, राज्य सरकार में निहित भूमि है, एंड थर्ड है उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम में परिभाषित कोई भूमि है, इस पर वो अपना पट्टा नहीं प्राप्त कर सकता। क्लियर बात। तो इस तरह 76 में हमने पढ़ लिया 76 का 2, 3 एंड 4 क्लास। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आइए अब हम देखिए बात करते हैं हम लोग 79। देखिए हमने 74 में पढ़ा खातेदारी का वर्ग, इसमें 4 प्रकार के खातेदार बताए गए। ठीक है, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर को 75 में बताया गया, असंक्रमणी को 76 में, असामी को 78 में, सरकारी पट्टेदार को 147 में। अब हम आगे पढ़ते हैं 79। अनन्य कब्जा के लिए भूमिधरों को अधिकार बताया गया। इसमें 2 प्रकार के अधिकार, भूमिधर के अधिकार 2 तरह के। संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार के संबंध में यह कहा गया, इनके पास अनन्य कब्जा होगा और इसके साथ साथ किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा। अब यहां ध्यान रखिए, किसी भी प्रयोजन कहा गया है, ध्यान रखिए। जो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर है वह किसी भी प्रयोजन के लिए अपने भूमि का प्रयोग कर सकता है, चाहे वो क्या करे, उस भूमि को विक्रय कर दे, चाहे वो पट्टा कर दे, दान कर दे, जो मन करे सो कर सकता है। क्लियर। आगे देखते हैं असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार के विषय में कहा गया, इनके पास भी अनन्य कब्जा होगा। दोनों के पास अनन्य कब्जा, ठीक है, सेम है। और अब देखिए बात पलटी, अपनी जोत का प्रयोग केवल कृषि, देखिए केवल कृषि, यहां केवल कृषि नहीं है, ये किसी भी प्रयोजन के लिए इसका यूज किया कर सकते हैं। ये क्या है, केवल कृषि व उससे संबंधित उपयोग करने का इनके पास राइट होगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपकी 79 में बताई गई हैं।
तो इस तरह हमने आपको 74 से लेकर 79 तक के सेक्शंस को हमने आपको बता दिया। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रही बात क्लास की, यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी, चाहे आप यूपी एचजीएस की जो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या यूपी जुडिशरी की या किसी भी राजस्थान जुडिशरी चल रहा है, एपीओ चल रहा है, किसी की भी अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।